दोस्तों ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, ना ये ब्लाइंड सपोर्ट है ना ब्लाइंड क्रिटिसिज्म। आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट कार्ड की। जैसे हमें स्कूल में नंबर मिलते हैं वैसे हम आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को नंबर देंगे, जिसमें कुछ कैटेगरी डिसाइड हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, हर कैटेगरी इसमें शामिल हो, जिसमें हम बात करेंगे अचीवमेंट्स और प्रॉब्लम्स की। उसके बाद हम 10 में से इनको कुछ नंबर देंगे इसके बिहाफ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो बात करें हम नेशनल हाईवेज की, 2014 से पहले 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने हुए थे और 2024 तक 1,45,000 प्लस किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गए, यानी 50,000 से 55,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बने, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्पीड 2014 में 12 से 13 किलोमीटर पर डे की थी और वही स्पीड 2023 और 24 में देखा गया कि उसकी स्पीड 30 से 35 किलोमीटर पर डे की हो, मतलब 2 गुना स्पीड से नेशनल हाईवे बनाए गए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है रूरल एरियाज में। गांव की सड़कें अनइवन ही रह गई, उस पर कोई ध्यान उतना नहीं दिया गया जितना कि नेशनल हाईवेज पे दिए गए। उसमें अभी भी क्वालिटी इश्यूज आ रहे थे, जल्दी वो टूट जा रही थी, उसमें ठेकेदार बहुत पैसे खा रहे थे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं। अब हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर की। बात करें हम रेलवे सेक्टर की, 2014 में 65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, 2024 में 68,000 किलोमीटर रेलवे लाइन सेक्टर है। मगर इसमें ग्रोथ तो स्लो है, मगर इसमें मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी ध्यान दिया गया है। 2014 में 21,000 किलोमीटर लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी और 2024 में 65,000 किलोमीटर लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो गई, मतलब 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लाइन इलेक्ट्रीफाइड हुई। अब इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट इलेक्ट्रीफाइंग रेलवे नेटवर्क में आता है। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स की ग्रोथ की। 10 साल की एयरपोर्ट की डेटा की बात करें तो हम 2014 में 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे और 2024 में 140 से लेके 150 एयरपोर्ट ऑपरेशन हुए, यानी लगभग 70 नए एयरपोर्ट बनाए गए। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम भी लॉन्च की, जिसमें यह था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि टायर 2 और टायर 3 के भी सिटीज कनेक्ट हो गए, 500 से भी ज्यादा रूट्स ऑपरेशनल हो गए और छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। मेजर एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बहुत हाई लेवल पे एक्सपेंड किया और बन गया इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट। और बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये इंडिया का आने वाला अपकमिंग बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, जो कि एनसीआर के लोड को कम करेगा। और बात करें रेटिंग की, मैं इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग में 10 में से 8 नंबर दूंगा। काम बहुत हुए हैं मगर अभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक चैलेंज है। बात करते हैं एजुकेशन की। मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, जिसमें 34 साल बाद इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी बदली गई। 1986 के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म ये पहली बार हुआ, जिसका मेन एम था रोड लर्निंग को खत्म करना और प्रैक्टिकल प्लस स्किल लर्निंग पर ध्यान देना और ग्लोबल लेवल एजुकेशन सिस्टम को बनाना, मतलब छोटे बच्चों पर जल्दी ध्यान देना और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर ज्यादा फोकस करना। ये गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में शामिल था। गवर्नमेंट ने स्कूल क्वालिटी गैप को भी कम करने का काम किया है और स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और डिजिटल लर्निंग पर भी बहुत फोकस किया है। अब बात करते हैं इसमें दिक्कत क्या आ रही है। ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है इसका, ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि ग्राउंड लेवल पे हर जगह पे ये पॉलिसी लागू की गई हो और हर जगह पे सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पढ़ाई। और बात करते हैं रेटिंग का, मैं एजुकेशन सिस्टम को दूंगा 10 में से 6 नंबर। पॉलिसीज स्ट्रांग है बट एग्जीक्यूशन वीक है। अब हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी की। मोदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी स्ट्रांग स्टांसेस लिए हैं। यूपीए गवर्नमेंट 2014 के पहले मोस्टली डिफेंसिव स्ट्रेटजी को अपनाती थी। बड़े क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स पब्लिकली नहीं हुए, पर 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया गया। एलओसी क्रॉस करके टेरर लॉन्च पैड को भी निशाना बनाया गया। ये पहली बार था जब पब्लिकली एक्शन लिया गया था। और 2019 में भी बालाकोट स्ट्राइक हुआ, 8 स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी, रिस्पॉन्स इन पुलवामा अटैक। पहले की गवर्नमेंट कवर्ड और रिस्ट्रेंड रहती थी, बट 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ओवर्ट प्लस पब्लिक प्लस एग्रेसिव रहने लगी। और बात करें सीज फायर वायलेशन की, 2014 से पहले 300 से 600 सीज फायर वायलेशन पर ईयर होता था, पर 2014 से 2020 तक ये पीक पे चला गया। 2018 में 3000 से भी ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ और 2020 में भी 5000 से भी ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ, मतलब टेंशन और फायरिंग काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट फिर से किया गया, जिससे वॉल्यूशन तो काफी कम हो गई। अब हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज की 2014 से पहले की। शांति प्रिय बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था और 2014 के बाद एग्रेसिवली बात की, जैसे कि पाकिस्तान आइसोलेशन स्ट्रेटजी, सार्क समिट बॉयकॉट जैसी चीजें की गई। और बात करें टेरर पॉलिसी की, 2014 से पहले काफी मेजर अटैक्स हुए इंडिया पे,
जैसे 2008 में मुंबई अटैक हुआ और भी ऐसे फ्रीक्वेंट अटैक्स होते रहे। और 2014 के बाद 2016 में उरी हुआ, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, ऐसे 2014 के बाद भी अटैक्स हुए हैं। पहले की गवर्नमेंट पे डिप्लोमेटिक प्रेशर रहता था, अब की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। अब की गवर्नमेंट मिलिट्री रिटेलिएशन और ग्लोबल प्रेशर को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से जान गई है। टेरर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर इनिशियली बढ़ा ही है, लॉन्ग टर्म पीस अभी भी नहीं है। फाइनल एनालिसिस की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर हो गया। मोदी गवर्नमेंट के दौरान ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा विजिबल हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि परमानेंट सोल्यूशन अब भी नहीं मिला है। टेंशन बढ़ी ही है, घटी नहीं है, और परमानेंट सोल्यूशन अब भी दूर है। और बात करें रेटिंग की तो मैं इसको 7.5 मार्क्स दूंगा 10 में से। 2014 के बाद काफी प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे लद्दाख और चाइना बॉर्डर की टेंशन। लद्दाख इंडिया का नॉर्दर्न रीजन है, चाइना के तिब्बत रीजन के पास। यहाँ पर एग्जैक्ट बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं। तो बात करते हैं मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इंडिया और चाइना एलएसी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, इसीलिए पेट्रोलिंग क्लैशेस होते रहते हैं और फेस ऑफ होता रहता है। जून 2020 में मेजर क्लैश हुआ गलवान घाटी में, जिसमें 20 से भी ज्यादा जवान मारे गए, और चाइना की भी कैजुअलिटीज हुई, जिसमें ऑफिशियल उन्होंने कम बताया। ये 45 साल बाद डेडली क्लैश था। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, जिसमें कि ये 50 से 60% आर्म्स अपने इंपोर्ट करता है। इंडिया इंपोर्ट्स पे बहुत डिपेंड करता है, मतलब इंप्रूवमेंट तो हो रही है मगर डिपेंडेंसी अब भी सिग्निफिकेंट है। और बात करते हैं रेटिंग की, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी को रेट दूंगा 7 में से 10। इंटेंट स्ट्रांग है, बट चाइना फंड पे इसका क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी पे। बात करते हैं जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस किया, जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सबको रिप्लेस करके एक सिंपल सिस्टम बनाया। अब टैक्स स्कैडिंग खत्म हो गई थी, पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, मगर अब वन नेशन वन टैक्स का मोटो चलता है। प्रोडक्ट रिलेटिवली सस्ते हुए हैं, बिजनेस करना इजी हो गया है, डिजिटल सिस्टम से टैक्स कलेक्ट करना ट्रैकेबल हुआ, और लीकेज भी कम हुआ, और इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अब हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट ग्रोथ। गवर्नमेंट ने ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया जो कि 24/7 अवेलेबल था और फ्री भी था, जिसको हम यूपीआई कहते हैं। चाय वाले से लेकर मॉल तक हर जगह ये एक्सेप्टेबल है। मोदी गवर्नमेंट ने कैशलेस एडॉप्टेशन पे बहुत ज्यादा ही जोर दिया, डिमोनेटाइजेशन भी किया, लोग कैश से डिजिटल पे शिफ्ट हुए और गांव तक डिजिटल पेमेंट पहुंच गई, और बैंकिंग एक्सेस बढ़ा, हर महीने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होने लगी, और इंडिया वर्ल्ड लीडर बन चुका है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 2011-12 एनएसएसओ के तहत 2 से 3% अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ही नॉर्मल माना गया है। 2017 और 18 के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 से 8% तक पहुंच गई और इसे 45 साल का हाईएस्ट बोला गया। 2022-23 में देखा गया कि 3.2 से 3.6 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है। 2017 और 18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे पीक पर 2023 से 25 तक 7 से 8% का फ्लक्चुएशन आया। जॉब मार्केट अनस्टेबल रहा, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पे। 2009 से लेकर 2013 तक के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8 से 9% रहा, और उसके बाद के सालों में ये इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में भी आ गया। और बात करते हैं रेटिंग की। इकोनॉमी को मैं देता हूँ 6.5। ग्रोथ है मगर कॉमन मैन प्रेशर में है। बात करें रिलीजन की, कल्चरल रिवाइवल नैरेटिव सेट किए गए। अक्सर डिबेट में रूलिंग गवर्नमेंट पे ये आरोप लगता है कि कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ रहा है। इनका पॉलिटिकल मैसेजिंग ये होता है कि हम वर्सेस वो में डिवाइड करता है। इलेक्शन कैंपेन्स में आइडेंटिटी बेस्ड नैरेटिव्स यूज होते हैं। सपोर्टर्स को डिसएग्री करते हैं, कहते हैं ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को खत्म कर या नेशनल यूनिटी का पार्ट है। अब बात करते हैं रेटिंग की। इस कैटेगरी को मैं रेट करूंगा 10 में से 5 नंबर। यहाँ अचीवमेंट भी है लेकिन डिवीजन भी क्लियरली विजिबल है। चलिए ओवरऑल स्कोर को हम कैलकुलेट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 8, एजुकेशन 6, बॉर्डर 7, इकोनॉमी 6.5, रिलीजन 5। फाइनल एवरेज निकलता है 7 आउट ऑफ 10। मतलब क्लियर है, ये गवर्नमेंट फेल नहीं है मगर ये परफेक्ट भी नहीं है। अब असली सवाल आपके लिए है, आप कितने नंबर देंगे कमेंट में बताएं। अगर आप ऐसे ही अनबायस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।